नॉवल रियल्म्स में आपका स्वागत है। अगर आपको दिलचस्प कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी मिस ना हो। एपिसोड 1 दक्ष। सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें कमरे की खिड़की से सो रहे एक 15 साल के लड़के के चेहरे पर पड़ती है। हल्की हल्की किरणों के कारण उस लड़के का चेहरा सोने की तरह चमक रहा था। इतने में नीचे से एक आवाज आई, दक्ष जल्दी उठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। इस आवाज के कारण उस लड़के की आंख खुल गई। अभी आया मॉम, दक्ष अपने बेड से उठता हुआ कहता है और फिर वो उस खिड़की से बाहर का नजारा देखने लग जाता है। कुछ देर तक बाहर देखने के बाद दक्ष अपने बिस्तर से उठकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर में दक्ष अपने कमरे से नीचे भी आ जाता है। नीचे आकर दक्ष देखता है कि वहां पर मॉम, डैड और उसकी बड़ी बहन पहले से बैठे हुए थे और अपने अपने ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहे थे। दीदी, आप तो आज नए सेमेस्टर की नई यूनिफॉर्म में अच्छी लग रही हो। दक्ष अपनी बड़ी बहन पलक की नई यूनिफॉर्म को देखकर उससे कहता है। नाश्ता तैयार है। दक्ष की मॉम राधिका किचन से नाश्ता लाती हुई कहती है। दक्ष, जल्दी से नाश्ता कर लो ताकि तुम स्कूल के लेट ना हो। दक्ष के पापा विहान दक्ष से कहते हैं। ठीक है पापा, दक्ष कहता है और फिर नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। नाश्ता करने बाद दक्ष स्कूल के लिए चला जाता है। ग्लोबल एलीट स्कूल यूनिवर्सिटी इस शहर की नहीं बल्कि आसपास के कई शहरों की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी थी। यहां पर शहर के सबसे अमीर और फेमस लोगों के बच्चे भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आते थे। ये यूनिवर्सिटी और स्कूल बेस्ट होने साथ ही साथ इनकी फीस भी कहीं ज्यादा थी, लेकिन पलक अपने क्लास की टॉपर थी, इसलिए उसे हर साल स्कॉलरशिप मिलती थी, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई बिल्कुल फ्री में होती थी। जबकि दक्ष पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसी वजह से वो क्लास में टॉप 50 स्टूडेंट में भी नहीं आ पाता था। दक्ष के पापा विहान दोनों में से किसी एक को ही इस स्कूल में पढ़ा सकते थे। पलक और दक्ष दोनों एक ही स्कूल में जाने के बावजूद पलक कभी भी दक्ष के साथ अपने कॉलेज नहीं जाती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी ये पता चले कि दक्ष उसका भाई है। क्योंकि एक दिन दक्ष के क्लास के एक लड़के को ये पता चला गया कि उसके पापा कचरा उठाने वाली गाड़ी चलाते हैं, तब से दक्ष को हर कोई बुली किया करता था। इस स्कूल के बच्चे दक्ष को भी एक कचरा समझते थे। इन सब से बचने के लिए पलक ने दक्ष से दूरी बना ली थी और ये बात दक्ष भी बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए दक्ष भी स्कूल और कॉलेज में पलक से अपने रिलेशन को दूसरों से छुपाता था ताकि उसकी बड़ी इन सब से ना गुजरे। दक्ष रास्ते से अपनी स्कूल जा रहा था कि तभी दक्ष की नजर जमीन पर पड़े एक क्रिस्टल पर जाती है, जो कांच से बना हुआ। उसका कलर भी हल्का गोल्डन था। लगता कोई कांच का टुकड़ा है और ये काफी भारी भी है, दक्ष कहता है और फिर उस क्रिस्टल को अपने बैग में डाल लेता है, क्योंकि दक्ष को उसकी डिजाइन बहुत पसंद आई थी, और फिर आगे बढ़ जाता है। अभी दक्ष स्कूल गेट में एंटर ही किया था कि तभी 4 लड़के और 3 लड़कियां दक्ष को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और दक्ष के बच्चे कहां भागा जा रहा है, हमसे नहीं मिलेगा का। उस ग्रुप में से एक लड़का दक्ष को कहता है, हेलो सर, मैंने आप लोगों को देखा नहीं। दक्ष नीचे गर्दन करते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं है, अब चलो, हम लोगों को तुम्हारे से एक काम है, वो लड़का दक्ष से कहता है। और फिर वो सभी दक्ष को अपने साथ ले जाते हैं। वैसे दक्ष, तुम इतनी देर से स्कूल में क्यों आ रहे हो? हम सब सुबह 7 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो लड़का जिसका नाम राहुल खन्ना है, वो दक्ष से कहता है, अरे राहुल, तुझे पता नहीं है क्या, ये सुबह सुबह अपने बाप से साथ कचरा उठाने जाता है, इसलिए स्कूल आने में टाइम तो लगेगा ना। हाँ, एक लड़की राहुल से कहती हुई हंसती है और फिर वो सभी दक्ष को क्लास में ले जाते हैं। दक्ष, तुम उस लड़की को जानते हो ना? राहुल उस क्लास में बैठी हुई एक लड़की की तरफ इशारा करता हुआ पूछता है। हाँ, वो लड़की इशिका चौहान है, जो इस शहर की सबसे अमीर फैमिली से आती है। दक्ष कहता है, तो तुम्हें भी पता है वो लड़की कौन है? तो फिर ठीक है, यदि तुमने ये काम कर दिया तो फिर कभी तुमसे कोई भी काम नहीं करवाएंगे, और यदि नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। और तुम्हारा बाप हर रोज हमारे घर के बाहर से गुजरता है, तो समझ रहे हो ना, किसी दिन क्या पता क्या हो जाए। राहुल हंसते हुए दक्ष को समझाता है, क्या करना है मुझे? उसकी आवाज की टोन और बात को समझता हुआ दक्ष कहता है। दक्ष इसलिए एग्री हुआ था क्योंकि राहुल इस शहर की दूसरी सबसे अमीर फैमिली खन्ना फैमिली का छोटा बेटा है। इसकी वजह से पहले भी कई लोगों ने अपने जान गंवा दी थी, और दक्ष नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी पिता पर कोई मुसीबत आए,
इसलिए दक्ष उसके है काम करने के लिए एग्री हो गया था। बढ़िया, दक्ष तुम्हें इशिका के पास जाकर उससे आई लव यू बोलना है और फिर उसे किस करना है, वो भी फ्रेंच किस, समझे? राहुल खन्ना दक्ष से कहता है। यह सुनकर दक्ष हिल गया था, क्योंकि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। हालांकि यहां पर पढ़ने वाली कोई भी लड़की आम नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस शहर की सबसे पावरफुल फैमिली की बड़ी बेटी है। यदि तुमने वहां जाकर कुछ भी ऐसा वैसा कहा ना, तो फिर देख लेना। तुम्हें वहां जाकर आई लव यू कहना है और फिर किस करके आना है, राहुल कहता है। इधर राहुल के बाकी लोग दक्ष का अपने अपने फोन से वीडियो बना रहे थे। उनमें से कुछ तो पहले ही इशिका की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए थे, ताकि वहां से दक्ष और इशिका का वीडियो बना सके। इसके बाद दक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। यदि ऐसा किया तो मरा, यदि नहीं किया तो भी मरा। दक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर इशिका के पास चला जाता है। तब इशिका अपनी दोस्तों से बात कर रही था। दक्ष को अपने पास आकर खड़ा होते हुए देखकर इशिका थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। हेलो, क्या तुझे मुझसे कोई काम है? इशिका दक्ष से कहती है। नहीं, आई लव यू इशिका, दक्ष डरता हुआ कहता है और फिर अचानक से इशिता को फ्रेंच किस कर देता है। ये सब देखकर इशिका और उसकी दोस्त भी हैरान रह गई और फिर इशिका दक्ष को जोर से धक्का देती है। ये क्या किया तूने गधे? इशिका चिल्लाती हुई दक्ष से कहती है। इशिका की आवाज सुनकर राहुल और उसकी गैंग जो दूर से देख रहे थे, वो तुरंत भागकर इशिका के पास आते हैं। क्या हुआ इशिका? राहुल कहता है। राहुल की एक्टिंग देखकर दक्ष बहुत ज्यादा हैरान रह गया। अभी अभी उसने ही तो मुझसे ये सब करने को कहा था और अब पूछ रहा है कि क्या हुआ? देखो ना, ये गधा मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, इशिका अपने मुंह को पोंछती हुई कहती है। और फिर राहुल और उसकी गैंग के लोगों ने मिलकर दक्ष को पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दक्ष के शरीर से खून आना भी शुरू हो जाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। इतने में स्कूल के टीचर भागकर दक्ष के पास आ जाते और बाकी लोगों को दक्ष से दूर करते हैं, क्योंकि स्कूल स्टाफ नहीं चाहता था कि कोई भी स्टूडेंट उनकी स्कूल में मर जाए। इससे स्कूल का नाम खराब होने का डर था। उसके बाद वो टीचर दक्ष को उठाकर स्कूल के हॉस्पिटल में जाते हैं और फिर उसका इलाज कराते हैं। करीब 2 घंटों के बाद जाकर दक्ष को होश आता है। होश आने के बाद दक्ष स्कूल के हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है, वैसे वह अपने सामने पूरी स्कूल को खड़ा देखता है। वो सब दक्ष को एक घिनौनी नजरों से देख रहे थे और फिर सभी लोग दक्ष को एक से बढ़कर एक गालियां देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी को दक्ष और इशिका के बारे में पता चल गया था। राहुल और उसके लोगों ने दक्ष का जो वीडियो बनाया था, उसमें से पहले का कुछ पार्ट कट करके स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दिया, जिसके कारण इस यूनिवर्सिटी के हर एक स्टूडेंट को दक्ष की करतूत के बारे में पता चल गया था। अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में गंदी गंदी गलियों से दक्ष की मेंटल स्टेट धीरे धीरे खराब होने लगी थी। उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल हो चुकी थी। दक्ष ने अपने हाथों से अपने सिर को कसकर पकड़ लिया। उसका 15 साल का एमेच्योर माइंड उन सभी की गालियों को झेल नहीं पाया और एक बार फिर से दक्ष वही बेहोश हो गया। एपिसोड 2 मेंटली डिस्टर्ब। उसका 15 साल का एमेच्योर माइंड उन सभी की बातों को झेल नहीं पाया और एक बार फिर से दक्ष वही बेहोश हो गया। इतने में वहां पर एक टीचर आ जाते हैं। वो एक बार फिर से दक्ष को उठाकर वापस अंदर लेकर चला गया और फिर सभी लोगों के जाने के बाद उसी टीचर में दक्ष को उसके घर ले गया। इधर पलक ने भी दक्ष का वीडियो देखा था, लेकिन फिर भी वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ अपने घर चली गए और फिर वहां से अपनी सारी पैकिंग करके यूनिवर्सिटी की डोमेट्री में रहने के लिए आ गई। और इसकी वजह भी दक्ष ही था, क्योंकि दक्ष के इस वीडियो के बाद दक्ष को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था और इसका असर उसकी इमेज और स्टडी दोनों पर पड़ेगा। इसलिए पलक ने दक्ष के आने से पहले ही कॉलेज की डोमेट्री में शिफ्ट हो गई। इधर वो टीचर दक्ष को उसके घर लेकर आता है और फिर जैसे ही राधिका और विहान दक्ष को बैंडेज और पट्टियों में देखते हैं, वो दोनों घबरा जाते हैं। दक्ष क्या हुआ तुझे? राधिका पूछती है, लेकिन दक्ष अभी तक बेहोशी की हालत में ही था, इसलिए वो कोई जवाब नहीं दे पाता है। टीचर, मेरे बेटे को क्या हुआ है? विहान पूछता है। आपको सब कुछ बताता हूं, पहले दक्ष को अंदर बेड पर लेटा दीजिए, वो टीचर विहान और राधिका से कहता है। और फिर विहान ने जल्दी से दक्ष को उसके कमरे में सुला दिया। हेलो, मेरा नाम है विजय गोयल और मैं सीनियर क्लास 12 एथ का क्लास टीचर हूं, यानी कि दक्ष की क्लास का क्लास टीचर हूं।
पहले ये देखिए आप दोनों। विजय उन दोनों को अपने फोन दक्ष का वो वीडियो दिखाता है। उस वीडियो को देखकर विहान और राधिका के होश ही उड़ गए। दक्ष ऐसा नहीं कर सकता है, दक्ष ऐसा नहीं कर सकता है। राधिका विजय से कहती है, हाँ मैं भी दक्ष को बहुत अच्छे से जानता हूं, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन इस वीडियो के कारण उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। विजय कहता है, क्या? लेकिन दक्ष ने ये सब जानबूझकर नहीं किया होगा। विहान हैरानी से कहता है, मैं जानता हूं कि उसने ऐसा अपने मन से नहीं किया होगा, किसी के दबाव में आकर उसने ये किया है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ एक वीडियो है, इसलिए स्कूल को उसको सस्पेंड करना पड़ा। हालांकि ये असली रीजन नहीं है। जिस लड़की के साथ दक्ष ने जबरदस्ती की है, वो इस शहर की सबसे अमीर फैमिली की बड़ी बेटी है। विजय बताता है, तो अब हम क्या करें? क्या दक्ष अब उस स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा? राधिका इमोशन होती हुई कहती है, मुझे लगता है कि दक्ष स्कूल में क्या, किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा। विजय कहता है, पर क्यों? विहान पूछता है, क्योंकि सभी लोगों के गाली देने और पीटने से उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इसमें वह अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। मैं इस स्कूल में आने से पहले किसी दूसरे शहर की स्कूल में पढ़ाता था। वहीं पर एक बच्चे को इसी तरह टॉर्चर करके उससे ऐसा ही काम करवाया गया था, जिसके करने उसकी क्लास के स्टूडेंट के द्वारा बहुत ही ज्यादा पीटा और गालियां दी, जिसके वजह से उस बच्चे में सुसाइड कर लिया। और दक्ष ने तो उस बच्चे से बहुत ज्यादा सहा है, इसलिए उसका ध्यान रखना कहीं वैसा रास्ता दक्ष भी ना चुन ले। विजय राधिका और विहान से कहता है और फिर वहां से चला जाता है। विजय की बातें सुनकर राधिका के दिल की धड़कन डर की वजह से बहुत तेज हो गई थी और फिर वो तुरंत उठकर दक्ष के पास चली गई। उसके पीछे पीछे ही विहान भी उसके कमरे में चला गया। जैसे दक्ष को होश आया, वैसे वो अपने आसपास देखता है। वो देखता है कि वो इस वक्त अपने कमरे में है और उसके पास उसके डैड और मॉम बैठे हुए थे। दक्ष तू ठीक है ना? दक्ष की मॉम दक्ष से पूछती है, लेकिन दक्ष कुछ भी नहीं बोलता है और उसके तुरंत बाद ही दक्ष अपनी मॉम की गोद में सिमट जाता है और फिर अपनी मॉम का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लग जाता है। मॉम डैड मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया। दक्ष रोता हुआ कहता है, ठीक है रो मत, हम कभी भी तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। अब बाहर चल, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूं। राधिका दक्ष से कहती है, लेकिन दक्ष न तो खुद बाहर जा रहा था और न ही अपनी मॉम को छोड़ रहा था। जब दक्ष ने अपनी मॉम को नहीं छोड़ा, तब उसके पापा विहान ने किचन में जाकर उसका खाना ले आया और फिर राधिका ने दक्ष को खाना खिलाया। लेकिन अभी वो अपने कमरे और अपनी मॉम को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जब दक्ष को नींद आ गई, तब जाकर राधिका उसके कमरे से बाहर आ पाई। विहान, अब हम क्या करें? दक्ष बहुत ज्यादा डरा हुआ है, क्या हमें इसे अकेला छोड़ना चाहिए क्या? राधिका विहान से कहती है, अभी तो दक्ष को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए अब से तुम ही इसके पास रहता, जब तक इसका डर थोड़ा कम ना हो जाए। अभी मैं राजीव से मिलने जा रहा हूं, उनसे पूछूंगा कि इसका कोई इलाज है क्या। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम उसके साथ ही रहना, विहान कहता है और फिर वो घर से बाहर निकल जाता है। इधर राधिका तुरंत ही दक्ष के कमरे में चली गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अब दक्ष का डर भी धीरे धीरे कम होने लगा था और अब वो अपने कमरे से बाहर भी आने लगा था। लेकिन जब भी घर के मैन दूर की घंटी बजती, वो डर के मारे अपने कमरे में छुप जाता है। बाहर के लोगों की गालियों और धमकियों से डरता था, इसलिए वो बाहरी लोगों को देखना भी नहीं चाहता था। इसी तरह एक महीना बीत गया था और अब तक दक्ष के क्लास टीचर विजय ने दक्ष के फूल वीडियो को हासिल कर लिया था, जिसको राहुल के दोस्तों ने बनाया था। उसे स्कूल और कॉलेज के फॉर्म पर अपलोड कर दिया ताकि दक्ष को काई भी गाली ना दे। हालांकि इससे दक्ष को एडमिशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इससे उसकी इनोसेंस साबित हो गई। इधर दक्ष अब अकेला भी रहना सीख गया था और अब वो घर का हर छोटा बड़ा काम करना भी सीख गया था। खाना बनाने से लेकर सफाई तक सब कुछ अब दक्ष ही करता था। ये सब देखकर विहान और राधिका दोनों बहुत खुश थे। दक्ष जब भी किसी चीज से डरता और उसके मॉम डैड घर पर नहीं होते थे, तब वो ईयरफोन लगाकर अपने फोन में अपने मॉम डैड की रिकॉर्डेड वीडियो को देखता रहता, जिसमें वो दोनों दक्ष को ना डरने के लिए कह रहे होते। अब तक दक्ष के उस इंसिडेंट को 3 महीने बीत चुके थे। टाइम के साथ साथ दक्ष की मेंटल हेल्थ में भी काफी सुधार आ चुका था। अब तक वो थोड़ा बहुत बाहर भी जाने लगा, लेकिन भीड़ भाड़ से दूर ही रहता था। इन 3 महीनों में दक्ष को एक ही बात परेशान कर रही थी
कि उसकी बहन पलक एक बार भी घर पर नहीं आई। हालांकि दक्ष ये तो जानता था कि उसकी बहन उसे इतना पसंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी उसे मॉम डैड से मिलने आना चाहिए। इसी तरह 3 महीने और बीत गए। आज सुबह भी दक्ष रोज की तरह घर का काम कर रहा था कि तभी उसे किसी का कॉल आया, जिसने उठाने के बाद दक्ष बहुत ज्यादा हैरान और कंफ्यूज हो जाता है। एपिसोड 3 पुलिस स्टेशन। आज सुबह भी दक्ष रोज की तरह घर का काम कर रहा था कि तभी उसे किसी का कॉल आया। हेलो, कौन बोल रहा है? दक्ष पूछता है। मैं सिटी पुलिस स्टेशन का एसीपी युवराज सिंह बोल रहा हूं। तुम मिस्टर विहान के बेटे दक्ष हो ना? युवराज दक्ष से कहता है। जी हां, मैं ही दक्ष हूं, क्या हुआ? दक्ष कंफ्यूज होता हुआ कहता है। ठीक है, फिर तो तुम और तुम्हारी मॉम दोनों अभी सिटी पुलिस स्टेशन आ जाओ। यहीं पर आप दोनों को सब कुछ बताता हूं। युवराज सिन्हा दक्ष को कहता है और फिर कॉल कट कर देता है। इसके बाद दक्ष काफी देर तक सोचने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं था कि सिटी पुलिस का एसीपी दक्ष और उसकी मॉम को पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहा है। इतने में दक्ष की मॉम राधिका भी घर आ गई और जैसे वो घर आई वैसे दक्ष ने सब कुछ अपनी मॉम को बता दिया था। उसके बाद दोनों सिटी पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए थे। जैसे ही राधिका और दक्ष पुलिस स्टेशन के अंदर गए, वैसे ही दक्ष को उसके पापा की गाड़ी वहां पर खड़ी मिली और फिर दोनों जल्दी से अंदर चले गए। नमस्ते जी, क्या हुआ एसीपी सर? विहान ने कुछ गलती कर दी क्या? राधिका युवराज से पूछती है। वो सब मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि दक्ष आप दोनों का रियल बेटा है क्या? युवराज राधिका से पूछता है। जी हां, हमारा रियल बेटा है, पर आप ये क्यों पूछ रहे हो? राधिका कंफ्यूजन के साथ युवराज से पूछती है। कहा ना, मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगा, पहले मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। क्या हम आपके बेटे दक्ष का ब्लड सैंपल ले सकते हैं? युवराज सिन्हा राधिका से पूछता है। ठीक है, राधिका कंफ्यूज होती हुई कहती है। उसके बाद एक कांस्टेबल ने दक्ष का ब्लड सैंपल ले लिया। ठीक है, आप दोनों कुछ घंटे बाहर इंतजार कीजिए। जब टेस्ट रिजल्ट आ जाएंगे तब मैं आप दोनों को सब कुछ बता दूंगा, युवराज कहता है और फिर वो वहां से बाहर चला जाता है। इधर राधिका और दक्ष भी बाहर आ जाते हैं। 5 घंटों के बाद। अब तो बताइए, हमें यहां क्यों बुलाया और विहान कहां पर है? राधिका पूछती है। आपके पति विहान अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी आज सुबह खाई से गिरकर मौत हो चुकी है, युवराज राधिका और दक्ष से कहता है। यह सुनकर दक्ष और राधिका दोनों पैरालाइज से हो जाते हैं। उन्होंने एक छोटी बच्ची की जान तो बचा ली, लेकिन अपनी जान गंवा दी। जब वो खाई में गिरे तब उनकी बॉडी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और उनकी पहचान के लिए हमने दक्ष का ब्लड सैंपल लिया, युवराज कहता है। लेकिन राधिका को देखकर लगता है कि वो और कुछ सुनने के लिए अनेबल है और फिर राधिका अचानक कुर्सी से नीचे गिर जाती है। मॉम, आप ठीक तो है ना? दक्ष अपनी मॉम को संभालता हुआ कहता है, लेकिन उसकी मॉम भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसके बाद एसीपी युवराज ने जल्दी से राधिका को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही दक्ष को वहां पर राजीव मिल गए। राजीव विहान के सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्हें अभी तक कुछ भी मालूम नहीं था। अरे दक्ष, तुम्हारी मॉम को क्या हुआ? राजीव दक्ष से पूछता है, लेकिन दक्ष कुछ भी नहीं सुनता है। आप कौन हो? आप विहान को जानते हो क्या? युवराज, जो यहां पर राधिका और दक्ष के साथ आया था, वो राजीव से पूछता है। जी हां, मैं विहान का सबसे अच्छा दोस्त हूं। ऑफिसर, क्या बात है? राजीव युवराज से पूछता है। आज सुबह विहान की मौत हो चुकी है और इसी बात को सुनकर उनकी पत्नी राधिका को शॉक लगा है और इसी शॉक के कारण वो बेहोश हो गई। मैं यहां पर उनके परिवार में से किसी एक के सिग्नेचर लेने आया हूं ताकि विहान की बॉडी क्लेम कर सके। क्या आप दक्ष के सिग्नेचर ले लेंगे ताकि आप लोग उनकी बॉडी क्लेम कर सके? युवराज राजीव से कहता है। आज सुबह विहान की मौत हो चुकी है और इसी बात को सुनकर उनकी पत्नी राधिका को शॉक लगा है और इसी शॉक के कारण वो बेहोश हो गई। मैं यहां पर उनके परिवार में से किसी एक के सिग्नेचर लेने आया हूं ताकि विहान की बॉडी क्लेम कर सके। क्या आप दक्ष के सिग्नेचर ले लेंगे ताकि आप लोग उनकी बॉडी क्लेम कर सके? युवराज राजीव से कहता है। ठीक है, मैं आज शाम तक स्टेशन से विहान की बॉडी ले जाऊंगा। राजीव युवराज से डॉक्यूमेंट लेता हुआ कहता है। आपका शुक्रिया, अब मैं चलता हूं, युवराज कहता है और फिर वो वहां से चला जाता है। इधर राजीव ने कॉल करके पलक को भी हॉस्पिटल बुला लिया था। राजीव दीक्षित विहान के अच्छे दोस्त होने के साथ ही साथ
इस हॉस्पिटल के एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर भी थे। सुनो दक्ष, तुम्हें इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने हैं ताकि तुम अपने पिता की बॉडी को क्लेम कर सको, राजीव दक्ष से कहते हैं। और फिर दक्ष ने उन सभी पर सिग्नेचर भी कर दिए। उसके बाद राजीव ने अपने स्टाफ में से किसी एक को भेजकर विहान की बॉडी को पुलिस स्टेशन से मंगवा लिया। इधर अगले दिन तक पलक भी हॉस्पिटल में आ गई थी। अब वो दोनों राजीव के केबिन में बैठे हुए थे। अंकल, मॉम को क्या हुआ है? क्या वो ठीक तो हो जाएंगी? दक्ष राजीव से पूछता है। देखो, मैं तुम दोनों को झूठी उम्मीद तो नहीं दूंगा, लेकिन अब से तुम दोनों को ही अपनी अपनी लाइफ जीनी होगी, राजीव कहता है। राजीव की बात सुनकर दक्ष की आंखों से आंसू आना शुरू हो गए थे। अंकल, वैसे मॉम को हुआ क्या है? पलक पूछती है। तुम्हारी मॉम को पीएमपी, परमानेंट माइंड पैरालिसिस डिजीज है। इसमें तुम्हारी मॉम का दिमाग हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया है। यह बीमारी शॉक की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। यह बीमारी अभी तो सिर्फ दिमाग तक है, जिससे वो सुन और देख तो सकती है, लेकिन कुछ भी मूव नहीं कर सकती है। अगले 7 से 8 साल में यह बीमारी फेफड़ों और हार्ट तक आ जाएगी। उनको पैरालाइज करने के बाद तुम्हारी मॉम हमेशा के लिए चली जाएगी। इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं है, इसलिए अब उनके पास मैक्सिमम 8 साल है। राजीव दक्ष और पलक को सब कुछ बताते हैं। उसके बाद वो सभी विहान की अंतिम विदाई देते हैं और फिर दक्ष और पलक दोनों अपनी मॉम के पास आ जाते हैं। राजीव ने पहले ही दक्ष और पलक को कह दिया था कि राधिका के सामने कोई भी शॉकिंग करने वाली या दुखी करने वाली बात ना कहें, और ना ही उनके सामने उन दोनों को रोना है। उनके सामने सिर्फ स्ट्रांग ही दिखाना है, जिससे वो खुश रहें। मॉम, आप हम दोनों को टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। दीदी का कॉलेज खत्म होते ही इनकी जॉब एक अच्छी कंपनी में लगने वाली है, और मैं भी बहुत जल्द राजीव अंकल के साथ काम स्टार्ट कर दूंगा। इसलिए आप हम दोनों की टेंशन बिल्कुल भी ना ले, दक्ष एक हल्की स्माइल के साथ कहता है। इतने में राधिका के वार में राजीव आता है। पलक, अब तुम्हें कॉलेज वापस जाना चाहिए। तूने ऑलरेडी बहुत छुट्टियां कर ली, इससे तुम्हारी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर होगा। और जाने से पहले मेरे केबिन में खाना पड़ा है, वो खा लेना, राजीव दक्ष और पलक से कहता है। और उसके बाद दोनों उस वार्ड से बाहर निकल जाते हैं। मैं जानता हूं कि आप सब कुछ देख और सुन सकती हो, लेकिन फिर भी आपको दक्ष और पलक की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब वो दोनों अपनी अपनी लाइफ अब खुद संभाल सकते हैं। यदि उन्हें आगे चलकर कोई भी परेशानी होगी तब मैं उनका साथ दूंगा। और रही बात दक्ष की, वो अब बहुत मेच्योर हो गया है। अब वो पहले की तरह घबराता नहीं है, इसलिए आपको बस आराम करना चाहिए। और आपको हॉस्पिटल के खर्चों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर सब कुछ फ्री है, क्योंकि यहां का डॉक्टर मैं हूं, राजीव राधिका को बताता है। ये सब सुनकर राधिका की आंखों से आंसू आ गए थे। इतने में दक्ष भी अपना खाना लेकर वहां पर आ गया था। अपनी मॉम की आंखों में आंसू देखकर दक्ष कहता है, क्या हुआ मॉम? दक्ष, शांत हो जाओ, ये खुशी के आंसू है, राजीव कहता है। दक्ष कहता है, और फिर वो वहीं पर बैठकर खाना खाने लग जाता है। इसी तरह दक्ष हर राज अपनी मॉम के पास आता और उनके साथ घंटों तक बातें किया करता था। दक्ष अभी अभी हॉस्पिटल से घर आया ही था और फिर वो अपने कमरे में चला गया। आज दक्ष अपनी स्कूल की बुक्स और बैग को देख रहा था, तभी उसे अपने बैग में उस क्रिस्टल देखता है जो उसे स्कूल जाते समय रास्ते में मिला था। वो क्रिस्टल देखने में 2 ट्राइंगल को मिलाकर बनाया हुआ था। वो दोनों ट्राइंगल आपस में सेपरेटली कनेक्टेड थे। जैसे ही दक्ष ने अपने हाथों से उस क्रिस्टल को दबाया, वैसे ही वो क्रिस्टल का एक ट्रायल टूट गया और उसके बाद दक्ष की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और फिर उसकी आंखें बंद हो जाती है। अगले दिन दक्ष को आंखें सूरज की रोशनी से खुलती है। दक्ष अपनी आंखें मसलते हुए खड़ा होता है और फिर अपने बेड से नीचे उतरता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे पैर रखता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और फिर वो अपने चारों तरफ देखता है। अपने चारों तरफ के नजारे को देखकर दक्ष की हालत ही खराब हो गई थी, क्योंकि अब वो अपने कमरे में नहीं बल्कि एक जंगल के बीचों बीच एक पत्थर पर लेटा हुआ था और उसके आसपास बहुत ही ज्यादा घना जंगल था। ये सब क्या है? दक्ष अपने आप से कहता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने कमरे से सीधे इस जंगल में कैसे पहुंचा। फिर वो अपने आप को टटोलता है, तब वो देखता है कि उसके पास वही क्रिस्टल था जो 2 ट्राइंगल से बना हुआ, लेकिन अब उसमें एक ही ट्राइंगल था जिसमें भी गोल्डन अक्षरों में 365 नंबर लिखा हुआ था जो लगातार ग्लो कर रहा था। एपिसोड 4 मिस्टीरियस वर्ल्ड। तब वो देखता है कि उसके पास वही क्रिस्टल था जो 2 ट्राइंगल से बना हुआ,
लेकिन अब उसमें एक ही ट्रायंगल था, जिसमें भी गोल्डन अक्षरों में 365 नंबर लिखा हुआ था, जो लगातार ग्लो कर रहा था। अभी दक्ष कुछ भी समझ पाता, इससे पहले एक बहुत ज्यादा डरावनी और खतरनाक आवाज दक्ष के कानों में पड़ती है। जब दक्ष उस आवाज की तरफ देखता है, दक्ष देखता है उस तरफ से एक छोटा सा गेंडा जैसा जीव दौड़ते हुए दक्ष की तरफ बढ़ रहा था, जिसके सिर पर एक अजीब सा पैटर्न सिंबल बना हुआ। वो जीव देखने में गेंडे जैसा था, लेकिन वो उससे काफी अलग था। वो स्पीड में काफी स्लो था, लेकिन उसकी पावर कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि इतनी कम स्पीड के बाद भी वो जिस भी पेड़ से टकराता वो पेड़ ऐसे टूट जाता जैसे वो कुछ था ही नहीं। धीरे धीरे वो दक्ष के पास आए जा रहा था। जब वो दक्ष के काफी नजदीक आ गया, तब जाकर दक्ष को एहसास हुआ कि उसे भागना भी है, और फिर वो बिना एक सेकंड गवाए वहां से तुरंत 9-2-11 हो गया। हालांकि दक्ष की स्पीड काफी थी और उस गेंडे की स्पीड ह्यूमन स्पीड की आधी ही थी, इसलिए दक्ष बिना किसी परेशानी के वहां से भाग गया था। जब वो भाग रहा था, तब उसे स्कूल की कुछ बातें याद आ रही थी, जिनमें उसे ब्लड बीस्ट के बारे में सुना था। जब दक्ष राहुल और उसकी गैंग के साथ रहता तो क्या था, जबरदस्ती रखते थे, तब वो लोग ऐसे ब्लड बीस्ट मॉन्स्टर्स के बारे में बात करते रहते थे, जिनके सिर एक अजीब निशान बना रहता था। मुझे तब लगता था कि वो लोग किसी वेब सीरीज या किसी एनिमे की बात कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो लोग इस गेंडे जैसे बीस्ट के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन उनको इन बीस्ट के बारे में कैसे पता है, और यदि पता भी है तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? मुझे इस वक्त अपनी मॉम के पास होना चाहिए। काफी देर बाद जब दक्ष को लगा कि उस ब्लड बीस्ट ने पीछा करना छोड़ दिया है, तो वो एक बार फिर से वापस उसी जगह चला गया जहां पर वो उठा था। यदि मैं यहीं से उठा था तो क्या पता इसी पत्थर पर बैठकर मैं उसी क्रिस्टल को प्रेस करूं तो क्या मैं वापस घर जा सकता हूं? दक्ष सोचता है और फिर वैसा ही करता है, लेकिन इस बार दक्ष उस क्रिस्टल ट्रायंगल को हल्का सा बैंड नहीं कर पाया, जबकि कल तो उसने बड़ी ही आसानी से उस ट्रायंगल को तोड़ दिया था। जब वो नहीं टूटा, तब उसने वहीं से एक पत्थर उठाकर उस क्रिस्टल पर मारने लगा, लेकिन फिर भी उस क्रिस्टल के बचे हुए ट्रायंगल पर एक निशान तक नहीं आया। अब मैं क्या करूं? ये तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगता है मुझे रात होने तक वेट करना होगा, दक्ष अपने आप से कहता है, और फिर वो वहीं पर रात होने का वेट करने लग जाता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि कैसे रात को वो अपने घर से यहां पर आया है, तो वैसे वही रात को सोने के बाद अगले दिन वो अपने घर में उठेगा। इसी तरह रात भी हो जाती है और दक्ष उसी पत्थर पर सो जाता है। अगले दिन जब उठा तो वो अभी भी उसी पत्थर पर था, लेकिन इस बार उस पत्थर के चारों तरफ एक पत्थर की गुफा समान बन गई थी। अब दक्ष जहां पर था वो एक छोटा सा कमरा बन गया था। ये सब देखकर दक्ष हैरान था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर वो किस मैजिकल रियल में आ गया है। वो तुरंत उस पत्थर से उठकर उस पत्थर के कमरे से बाहर भागता है। वो नहीं चाहता था कि वो इस गुफा में जिंदा दफन हो जाए। उसके बाद दक्ष एक बार फिर उस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए बाहर निकालता है, और जब वो देखता है कि उस क्रिस्टल का नंबर 365 से 364 हो गया है, ये देखकर दक्ष को एक बात तो समझ आ गई कि उसे यहां 364 दिन और रहना पड़ेगा, यानी पूरा 1 साल। दक्ष अभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं था कि वो नंबर दिनों को ही दर्शा रहे हैं या नहीं। इसी का पता लगाने के लिए दक्ष कुछ दिन उसी पत्थर के कमरे के पास गुजारता है, और जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे उस क्रिस्टल के नंबर कम होते गए। आज दक्ष का इस मैजिकल रियल में 5वां दिन था और उस क्रिस्टल पर संख्या 360 थी। इतने दिनों से उस स्टोन रूम में भी कोई चेंज नहीं आया था। दक्ष को इन 5 दिनों में कई अलग अलग प्रकार के ब्लड बीस्ट ने हमला किया, और हर बार दक्ष उस स्टोन रूम चला जाता था। ये रूम इतना पावरफुल था कि उस गेंडे से पावरफुल बीस्ट भी इस रूम पर एक निशान तक नहीं कर पाए। इसलिए दक्ष डिसाइड करता है कि वो अगले 1 साल यानी 360 दिन इस स्टोन रूम में गुजरेगा। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो बाहर ब्लड बीस्ट के हाथों से मारा जाएगा। इसी तरह दक्ष कुछ दिन और बीतता है। अब वो पूरी तरह से श्योर हो चुका था कि वो स्टोन उसके रहने के लिए बिल्कुल सेफ था। इसलिए वो हर दिन सुबह जंगल से फलों को कलेक्ट करता था ताकि वो अपनी भूख मिटा सके, और इस दुनिया को एक्सप्लोर करता था। जैसे जैसे दक्ष यहां पर दिन बीता रहा था, वैसे दक्ष को इस दुनिया के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातों के बारे में पता चलता था। दक्ष हर रोज किसी ना किसी ब्लड बीस्ट से फाइट करता था। वैसे वो कुछ देर तक उससे लड़ता था और फिर वहां से भाग जाता है। दक्ष ब्लड बीस्ट से केवल अपने स्टोन रूम के आसपास ही लेता था, ताकि कोई भी खड़बड़ हुई तो वो स्टोन रूम में आ सके।
रोज ब्लड बीस्ट के अटैक से दक्ष की फिजिक और रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा ही बढ़ गए थे। साथ ही साथ दक्ष को फाइट का एक्सपीरियंस काफी हो चुका था। हालांकि ये बात और है कि दक्ष ने एक भी ब्लड बीस्ट को जान से नहीं मार पाया। इसी तरह वो 363 दिन इस मैजिकल रियल में गुजार दिए थे और इन 363 दिनों में दक्ष ने अपनी बॉडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब उसकी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा परफेक्ट शेप में आ गई थी। अब दक्ष देखने काफी सुंदर हो चुका था। इसके साथ दक्ष का दिमाग और भी स्ट्रांग हो गया था। फाइनली अगले 2 दिन के बाद जाकर मैं अपनी मॉम से मिल पाऊंगा, लेकिन मैं उनको कैसे बताऊंगा कि मैं पिछले 1 साल से कहां पर था। यदि मैंने मॉम को किसी तरह समझा भी दिया तो भी मैं राजीव अंकल और दीदी को क्या बोलूंगा कि मैं एक मैजिकल रियल में था। कौन ही मेरी बातों का विश्वास करेगा। दक्ष अपने आप से कहता है। वो लगातार अपने आप से उन सभी सवालों के जवाब सोचने लगा जो उसके अंकल या बहन द्वारा पूछे जा सकते हैं। बचे हुए 2 दिन दक्ष उसी स्टोन रूम में गुजरता है। आज इसका लास्ट दिन। अभी टाइमर पूरा होने में 1 घंटा बचा हुआ था। तभी दक्ष को किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है। किसी इंसान की आवाज सुनकर दक्ष हैरान रह जाता है, इसलिए वो उस आवाज की तरफ जाता है। लेकिन जब वो स्टोन रूम से बाहर जा रहा था तभी अचानक से वो जंगल जहां पर दक्ष रहा था वो अचानक से गायब हो गया। ये देखकर दक्ष थोड़ा डर गया था और फिर दक्ष ने जल्दी से अपने क्रिस्टल को निकालकर देखता, जिसमें अभी 1 घंटे से कम समय बचा था। इतने में दक्ष को एक बार फिर से वैसी इंसानों की आवाजें सुनाई देती है और जब दक्ष उस तरफ देखता है दक्ष हैरान रह जाता है। एपिसोड 5 अननोन ह्यूमंस। इतने में दक्ष को एक बार फिर से वैसी इंसानों की आवाजें सुनाई देती है और जब दक्ष उस तरफ देखता है दक्ष हैरान रह जाता है। दक्ष धीरे से एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है और फिर उधर देखने लग जाता है। दक्ष देखता है कि 2 इंसान जिन्होंने एक बहुत ही एडवांस सूट पहना हुआ था, उनमें से एक इंसान जो एक आदमी था उसके पास एक बर्निंग स्वॉर्ड, जबकि दूसरे इंसान जो एक लड़की थी उसके पास एक ऑटोमेटिक मशीन गन थी। वो दोनों धीरे धीरे एक ब्लड बीस्ट की तरफ बढ़ रहे थे जो देखने में एक कुत्ते जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके सिर 2 थे। जब वो दोनों उससे 100 मीटर दूर थे तक उस लड़की ने मशीन गन से उस पर गोली चला दी। लड़की ने करीब 5 गोलियां ही चलाई थी। जैसे ही ब्लड बीस्ट को गोलियां लगती है वैसे वो ब्लड बीस्ट डबल हेडेड डॉग उन दोनों की तरफ देखता है और फिर अगले ही सेकंड वो डबल हेडेड डॉग उन दोनों के पास आ जाता है। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि दक्ष को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा था कि उस डॉग ने उन दोनों लोगों के पास टेलीपोर्ट किया है। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर दक्ष की हालत ही खराब हो गई थी। जैसे ही वो डॉग उन दोनों के पास वैसे ही उसके दोनों सिर कटकर हवा में उछल गए थे। ये देखकर दक्ष शॉक्ड रह गया था। उस आदमी की स्पीड उस डॉग से काफी ज्यादा थी। जैसे वो उसके पास आया वैसे उस आदमी ने अपनी स्वॉर्ड से उस डॉग के एक सिर को काट दिया, जबकि दूसरे सिर को उस लड़की ने काटा था। उसने गन को अपने हाथों से छोड़कर उस डॉग की स्पीड से दोगुनी स्पीड से वो इस आदमी के पास आ गई और फिर पता नहीं कहां से पर एक कुल्हाड़ी उसके हाथ में थी और उस कुल्हाड़ी से उस लड़की ने उसका दूसरा सिर भी काट दिया। जब दोनों सिर कट गए तब जाकर वो मशीन गन जमीन पर गिरती है। क्या ये दोनों सही में हमारी दुनिया के इंसान हैं? नहीं, लगता है ये लोग इस मैजिकल रियल के लोग हैं जो इतने पावरफुल, फास्ट और ह्यूमन से काफी एडवांस भी लग रहे हैं। दक्ष अपने आप से कहता है, हम अकेले इन सभी ब्लड बीस्ट को नहीं हरा सकते हैं, हमें और भी ज्यादा लोग चाहिए होंगे। वो आदमी इस कुत्ते को मारने के बाद उस लड़की से कहता है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोग कम है, प्रॉब्लम ये है कि इस मैजिकल रियल के पोर्टल गेट हर एक टाउन में खुल रहे हैं और एक दिन के अंदर अंदर उनको तोड़ा नहीं गया तब उसमें से पता नहीं कितनी स्टार का बीस्ट हमारी दुनिया में तबाही मचाएगा। वो लड़की कहती है, तुम सही कह रही हो। अब सरकार को आम लोगों को बता देना चाहिए ताकि वो लोग अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा इन ब्लड बीस्ट को रोकने में हमारी मदद कर सके। वो आदमी उस लड़की से कहता है, पता नहीं ये कब होगा, लेकिन जिस तरह से पोर्टल गेट जगह जगह पर अपीयर हो रहे हैं ऐसे में बहुत से लोगों को इनके बारे में पता चल ही जाएगा। वो लड़की कहती है। इधर उनकी बातों को सुनकर दक्ष को एक बात तो क्लियर थी कि वो दोनों अर्थ से हैं, क्योंकि उनकी भाषा और बोलने का तरीका उसी शहर का था जिसमें वह रहता था। क्या इस दुनिया का पोर्टल गेट सच में हमारी दुनिया से जुड़ा हुआ है क्या? जो भी हो, लेकिन वो डबल हेडेड डॉग सच में बहुत तेज और पावरफुल था, जबकि मैंने आज तक जितने भी ब्लड बीस्ट देखे वो इस डॉग के कंपैरिजन में बहुत ही कमजोर थे
और उनकी स्पीड भी बहुत कम थी। यदि मेरा सामना इस डॉग से हो जाता तो अब तक मैं मर चुका होता, दक्ष अपने आप से कहता है। इतने में दक्ष देखता है कि उसके क्रिस्टल का टाइमर खत्म हो गया, और टाइमर के खत्म होते ही दक्ष ने बिना कुछ सोचे उस क्रिस्टल को ब्रेक कर दिया। इस बार वो क्रिस्टल बहुत आसानी से टूट गया। उसके टूटते ही दक्ष के आंखों के सामने एक बार फिर से अंधेरा छाने लगता है और फिर उसकी आंखें बंद हो जाती है। जब दक्ष की आंखें खुलती है तब वो अपने घर में उठता है, लेकिन जब दक्ष अपने कमरे में देखता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि जब 1 साल पहले दक्ष उस मैजिकल रियल में गया था तब उसका कमरा ठीक ऐसा ही था जैसा उसके सामने है। उसके बाद दक्ष इस बारे में और ज्यादा नहीं सोचता है, क्योंकि उसे सबसे पहले अपनी मॉम से मिलने जाना था। मेरा फोन कहां पर होगा? दक्ष अपना फोन ढूंढता हुआ कहता है। कुछ देर ढूंढने के बाद दक्ष को अपना फोन मिल जाता है। जब वो अपने फोन को देखता है तो वो और भी ज्यादा सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि उसका फोन अभी भी ऑन था और उसमें उसी दिन से एक दिन आगे की डेट दिखाई दे रही थी। ये नहीं हो सकता है, वो कोई सपना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां के नजारे को मैंने महसूस किया और वहां पर लगी हुई चोटों के घाव आज भी मेरे पैरों और हाथों पर मौजूद है। फिर मैंने एक रात में 1 साल की जिंदगी कैसे जी ली? दक्ष हैरान परेशान होता हुआ सोचता है। उसकी दिमाग में उस मैजिकल रियल की सारी मेमोरीज थी, लेकिन उसने 1 साल में अपने फिजिकल बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया था। वो दक्ष को कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। दक्ष यहां से जिस बॉडी को लेकर गया था वही बॉडी लेकर वो वापस यहां आ गया। दक्ष इन सबको लेकर काफी परेशान हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतने में दक्ष को उस क्रिस्टल के बारे में याद आता है और फिर वो तुरंत उस ट्रायंगल क्रिस्टल को ढूंढता है। दक्ष देखता है कि उस क्रिस्टल का दूसरा ट्रायंगल भी टूटकर गायब हो चुका था। अब सिर्फ उन ट्रायंगल की आउटलाइन रिंग बची थी, वो भी धीरे धीरे राख बनती जा रही थी। इससे पहले वो आउटलाइन रिंग पूरी तरह से राख बन पाती, इससे पहले दक्ष ने उन आउटलाइन रिंग की फोटो अपने फोन में क्लिक कर ली थी। इसके बाद दक्ष तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही दक्ष को राजीव अंकल मिल जाते हैं। हेलो अंकल, आप कैसे हो? दक्ष राजीव को हेलो बोलता है। दक्ष, मेरे केबिन में रुकना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, राजीव दक्ष से कहता है। उसके बाद दक्ष सीधे राजीव के केबिन में चला गया और वहां जाकर राजीव का वेट करने लगा। कुछ ही देर में राजीव अपने केबिन में आ गए। दक्ष, तूने कुछ खाया क्या? राजीव दक्ष से पूछते हैं। दक्ष, तूने कुछ खाया क्या? राजीव दक्ष से पूछते हैं। हां अंकल, दक्ष जवाब देता है। मैंने तुमसे कल क्या कहा था उसके बारे में तूने सोचा क्या? राजीव कहता है। राजीव की यह बात सुनकर दक्ष सोच में पड़ जाता है, क्योंकि दक्ष के कल का मतलब 1 साल पहले। दक्ष अपने दिमाग पर जोर देता हुआ सोचता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। मैंने पूछा था कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है या नहीं? राजीव दक्ष से कहता है। राजीव की बात सुनकर दक्ष थोड़ा सोचने लग जाता है। देखो अंकल, मैं पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, दक्ष कहता है। दक्ष, लेकिन तू कम से कम अपनी हाई स्कूल को कंप्लीट कर ले, राजीव दक्ष से कहते हैं। राजीव की बात सुनकर दक्ष एक और बार सोचता है। ठीक है राजीव अंकल, लेकिन तब तक मैं एक छोटी मोटी जॉब कर लेता हूं, ताकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस मिलने के साथ थोड़े पैसे भी मिल जाए, दक्ष राजीव से कहता है। जॉब? हाँ दक्ष, तुम मेरे पास जॉब क्यों नहीं कर लेते हो? यहां पर तुम्हें पैसे भी अच्छे मिलेंगे। यहां पर अभी स्टाफ की कमी है, राजीव कहता है। थैंक यू अंकल, इससे मैं मॉम के पास भी रह पाऊंगा, दक्ष कहता है। और फिर वो वहां से सीधे अपनी मॉम के वार्ड में आ जाता है। मॉम, आप कैसी हो? आपको देखकर लगता है कि अब आप बिल्कुल ठीक हो। यदि आप ठीक हो तो मैं आपको एक बात बताओ, मैं वापस स्कूल जा रहा हूं ताकि मैं अपनी हाई स्कूल कंप्लीट कर सकूं। हालांकि अभी स्कूल खुलने में 3 महीने और है, तब तक मैं राजीव अंकल के इस हॉस्पिटल में काम करने वाला हूं, दक्ष खुश होता हुआ अपनी मॉम को बताता है। और उसकी मॉम बिना किसी एक्सप्रेशन के दक्ष को एकटक देखे जा रही थी। कुछ देर तक और बातें करने के बाद दक्ष वहां से वापस घर चला गया था, क्योंकि उसे कल के लिए कुछ तैयारी भी करनी थी, इसलिए वो थोड़ा जल्दी हॉस्पिटल से घर चला गया। घर जाकर दक्ष सबसे पहले अपने फोन पर ब्लड बीस्ट और मैजिकल रियल के बारे में जानकारी ढूंढने लगता है। काफी देर तक वेब सर्फिंग करने के बाद जाकर दक्ष को कुछ न्यूज पता लगती है। उस न्यूज में सेम वैसा ही मिशन था जैसा दक्ष ने मैजिकल रियल में देखा था। थोड़ा और नीचे आने पर दक्ष को एक और पोस्ट दिखाई देती है जो बहुत ज्यादा बड़ी थी
उसे देखकर दक्ष थोड़ा हैरान सा रह गया था।